Okay. Good morning. So let me start the today's topic epithelial tissue. epithelial tissue के अंदर हमने जो है सिंपल epithelial tissue कर लिया था और हम कंपाउंड epithelial tissue कर रहे थे. कंपाउंड epithelial tissue में हम स्ट्रेटिफाइड epithelial tissue को जैसा कि पार्ट्स ने बताया हम डिस्कस कर रहे थे. ओके. तो आज है बेटा 14 सितंबर. ओके. और हम डिस्कस कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू पार्ट के अकॉर्डिंग हम सीलिएटेड एपिथेलियल करने वाले थे. अब एपिथेलियल टिश्यू के भी दो टाइप हैं, एक तो है सिंपल और एक बी है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. तो कंपाउंड एपिथेलियम बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम में भी दो पार्ट हैं. एक तो है स्ट्रेटिफाइड. हम फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं. स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल सेल लेयर्स पाई जाती हैं. ओके. स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. ओके. अब इसमें देखिए बेटा, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब होता है कि 5 to 7 सेल लेयर्स पाई जाती है. आउटर मोस्ट सेल लेयर जो होती है वो डिफरेंट सेल्स की बनी हो सकती है एंड जो इनर मोस्ट सेल लेयर होती है वो लो कॉलमनर शेप्ड होती है. तो इसी बेसिस पर आउटर मोस्ट सेल लेयर के बेसिस पर जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. अगर आउटर मोस्ट सेल लेयर स्क्वेमस सेल्स की बनी है तो उसे हम कहते हैं स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. अगर वो क्यूबॉइड क्यूब लाइक सेल्स की बनी होती है तो क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. अगर वो कॉलम शेप्ड सेल्स की बनी होती है तो कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. इसके बाद में हम इसका एक टॉपिक है सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. जो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें आउटर मोस्ट सेल लेयर क्यूबॉइडल भी हो सकती है या फिर कॉलमनर भी हो सकती है, लेकिन उनके ऊपर सीलिया एमर्जेस होती है. ओके. एमर्ज होती है. ठीक है. तो अपन करते हैं सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. अब सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड में आउटर मोस्ट सेल लेयर ट्यूब लाइक भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है. तो मैं एक स्केच बना के समझा देता हूं आपको. ओके.
अब देखिए बेटा, जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है ना, इनमें बेसल ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। ये देखिए, ठीक है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और ये आउटर मोस्ट सेल लेयर से एमर्ज हो रही है, ये इनर मोस्ट सेल लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, तो ऐसी एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। इसमें आउटर मोस्ट जो सेल लेयर है बेटा, वो क्यूबॉइडल भी हो सकती है, या इनकी जगह कॉलमनर सेल्स भी हो सकती है। इनकी जगह क्या हो सकती है, कॉलमनर सेल्स भी हो सकती है। ओके बेटा। तो बच्चों, ये कंपाउंड एपिथेलियम था। कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में 5 to 7 सेल्स की लेयर होती है। ओके, और ये एक के बाद एक होती है, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अभी हाफिली एग्जाम में भी आपको बिल्कुल भी टेंस होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आप अच्छे से एकदम इजी वे में तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम बिल्कुल 100% अच्छा जाएगा वो, ठीक है ना। कंपाउंड एपिथेलियम का सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसमें क्या है, 3 से 4 सेल लेयर्स होती है, 3 से 4 ही सेल लेयर्स होती है। और जो आउटर मोस्ट सेल्स की लेयर है, वो एकदम वेरिएबल शेप होती है। ये देखिए बच्चों, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। इसकी आउटर मोस्ट सेल लेयर जो है वेरिएबल शेप में होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, जिससे क्या मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, है ना।
तो इस तरीके की 3 से 4 सेल लेयर की जो कंपाउंड एपिथेलियम है, हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। ये इनर मोस्ट सेल लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अंडरस्टूड? ये इंटरमीडिएट हो गई, इंटरमीडिएट सेल लेयर। ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल लेयर, ये इंटरमीडिएट सेल लेयर और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो एपिथेलियल टिश्यू यही कंप्लीट होता है, इसे हम एपिथेलियम भी कह सकते हैं और प्लूरल टर्म इसकी एपिथेलिया है। जो सेकंड एनिमल टिश्यू है बच्चों वो है मस्क्यूलर टिश्यू। सेकंड जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा वो है मस्क्यूलर टिश्यू। ओके, बेटा जो मस्कुलर टिश्यू है इससे हमारा बॉडी का मैक्सिमम पार्ट बनता है। ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू से। ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, हमारी मसल्स बनती है। ठीक है ना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा मस्कुलर टिश्यू से बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, बॉडी में लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना, हमारे चेहरे के जो हाव भाव हैं, जो गेस्चर है वो शो हो पाता है। ठीक है ना, तो ये सब मसल्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। मसल टिश्यू जो हैं मसल सेल्स के बने होते हैं और मसल सेल्स को हम मायोसाइट्स कहते हैं। मसल सेल्स को हम क्या कहते हैं? मायोसाइट। मसल सेल्स को मायोसाइट कहते हैं। मसल सेल की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप टेंशन में आने की जरूरत नहीं है आपको। मसल सेल्स को मायोसाइट्स कहते हैं, मसल सेल की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो मसल सेल्स में होते हैं उन्हें हम सार्कोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम सार्कोजोम्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्को प्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मसल सेल के अंदर जो फाइब्रिल्स होते हैं, मसल सेल के अंदर पतले फाइब्रिल्स होते हैं जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है ना, या मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं, जिनके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है? मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। अब बच्चों देखिए, जो मसल सेल्स हैं, ये मसल जो टिश्यूज हैं ये 3 टाइप के हैं। जो मसल टिश्यूज हैं ये 3 टाइप के। मैं पहले स्केच भी बनाऊंगा साथ साथ में और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप के हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल टिश्यू। ओके बेटा, मैं स्केच बना देता हूं पहले।
बच्चों जो मस्कुलर टिश्यूज हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल टिश्यूज, ठीक है ना। जो स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल टिश्यूज हैं ये हमारी बोन से अटैच रहते हैं टेंडन्स नाम के टिश्यूज के द्वारा, ठीक है ना। और मेनली ये लोकोमोशन में, मूवमेंट में, जो फेस गेस्चर है उसके चेंजेस में ये हेल्प करते हैं। ओके, तो मेनली ये लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। स्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये इनके अंदर जो मायोफिलामेंट्स हैं, जो मायोफिलामेंट्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इनके अंदर मूवमेंट होता है, तो उनके कारण से क्या है, ऐसी लाइनिंग्स नजर आती है। तो इन लाइनिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिएशंस कहते हैं। तो जहां डार्क लाइन है उसे हम डार्क बैंड, और जहां हल्की लाइन है वहां लाइट बैंड कहते हैं। और इनके ये पहला फीचर हो गया कि इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। सेकंड, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इनमें न्यूक्लियस किनारे की ओर होता है। जो न्यूक्लियस है सेल के प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, सार्कोप्लाज्मा है, उसके नजदीक होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होता है। और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस इनमें एक से ज्यादा होता है। और ये पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर तुरंत ही रिलैक्स हो जाते हैं, उसको मेंटेन नहीं रख पाते। मतलब मसल्स जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं ये अपने कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन नहीं रख सकते, तो ये तुरंत ही वापस रिलैक्स हो जाते हैं। और यही कारण है कि ये बहुत जल्दी थकते भी हैं। मतलब ये जो मसल टिश्यू है इनमें फैटिग जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। और इनमें अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है, और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए खूब सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। ये ऑटोनॉमिक नहीं होते, ये वॉलंटरी मसल्स हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी है, हमारी विल पावर इन पर काम करती है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ एक फीचर हैं किसके, स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल्स के। मैं रिपीट कर देता हूं, इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, ये हमारी बोन्स किससे, टेंडन्स के द्वारा अटैच रहते हैं, और ये पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर तुरंत ही रिलैक्सेशन में आ जाते हैं। और इनमें फैटिग जल्दी आता है, ये जल्दी थक जाती है मसल्स। इनमें अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है, और इन्हें खूब सारी एनर्जी चाहिए। इनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, और इनमें जो कैपिलरीज हैं वो इनकी सरफेस तक आती है, इन मसल फाइबर्स की सरफेस तक आती हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएट हैं, न्यूक्लियस इनका किनारे की ओर है, ठीक है ना। ये वॉलंटरी होती है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये बेटा फीचर है किसके, स्ट्रिएटेड मसल्स के, इन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। सेकेंड हम लेते हैं नॉन स्ट्रिएटेड। नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल। नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल्स का मैं स्केच बना देता हूं। ये देखिए बेटा, इनके अंदर स्ट्रिएशंस अपीयर नहीं होते, स्ट्रिएशंस नजर नहीं आते। और इनके जो किनारे होते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स के, ये टैपरिंग होते हैं, पतले होते हैं। बीच का पार्ट इनका बल्ज होता है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। इनमें ब्लड की सप्लाई स्कैंटी होती है। कैपिलरीज जो होती हैं वो इनकी मसल फाइबर की सरफेस तक आती हैं, इनमें ब्लड सप्लाई स्कैंटी होती है, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में काफी लंबे समय तक, मतलब इनमें मेन काम यही है कि इनका कॉन्ट्रैक्शन होना और फिर कुछ समय बाद में रिलैक्सेशन करना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में मेंटेन रखती है कई देर तक। और ये डी फैटिक है, मतलब ये थकती नहीं है। ये जो मसल्स होती है ये थकती नहीं है,
और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। ये मसल्स इनवॉलंटरी होती है, ठीक है ना, और इनसे हमारी इंटेस्टाइन बनती है, ठीक है ना, आइरिस बनती है, सिलियरी बॉडी जो है वो बनती है, ठीक है ना, दोबारा सुन लीजिए, इंटेस्टाइन बनती है, आइरिस बनती है, और ये इनवॉलंटरी होती है, ये जो मसल्स होती है इनवॉलंटरी होती है, ठीक है ना, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये 5-7 फीचर हैं, आपको ध्यान रखने। आपके अगर क्वेश्चन भी बनेगा तो या तो डिफरेंसेस का बनेगा कि स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में डिफरेंसेस बताइए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, या उनका एक्सप्लेन कीजिए। तो आप 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं हर अगर मसल्स में, हर मसल टिश्यू में, तो आपका आंसर राइट होगा दोस्तों, ठीक है। एक और टॉपिक लेते हैं अपन, थर्ड टाइप है इसका कार्डियक मसल। थर्ड हम टाइप लेते हैं बच्चों कार्डियक मसल। चलिए बच्चों, अपन एक काम करते हैं, कार्डियक टाइम कम बचा है तो कार्डियक मसल्स के स्केच को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ फीचर बता देता हूँ। कार्डियक मसल्स हार्ट के वॉल में पाई जाती है, पल्मोनरी जो वेन होती है उसमें पाई जाती है, वो उनको बनाती है, वेना केवा को बनाती है ये, ठीक है ना। और जो कार्डियक मसल्स होती है इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें ब्लड की अबंडेंट सप्लाई होती है, उन्हें अबंडेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इनमें स्ट्रिएशंस पाया जाता है, ये इनवॉलंटरी होती है, ऑटोजेनिक होती है, यानी कि ये अपने इंपल्सेस खुद प्रोड्यूस करती है और लगातार फंक्शनिंग करती रहती है। ये दे नेवर गेट फैटिग, वो कभी भी थकती नहीं है, जो कार्डियक मसल्स होती है कभी भी थकती नहीं है। तो ये इनके कुछ एक फीचर है जिनको हम कल एक और देख लेंगे, और इसके स्केच को कल पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम बचा है। थैंक यू।